गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लास 11 का वेक्टर है। वेक्टर में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है। और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्स लग रहा है F1 एंड F2, तो दोनों फोर्स को अगर रिप्लेस करके अगर सिंगल फोर्स लगाना होगा और उतने ही मैग्नीट्यूड का उतने ही रिजल्टेंट का जितना रिजल्टेंट जो है वो दोनों फोर्स F1 और F2 मिलाकर जितना फोर्स लगा रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स निकालना होगा। तो उससे हम फोर्स को, सिंगल फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस। तो उसी तरह से अगर दो वेलोसिटी है, दो एक्सेलरेशन है, दो डिस्प्लेसमेंट है, तो दो का अगर हमको एक सिंगल निकालना हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिंगल एक्सेलरेशन, तो हमको कैसे निकालेंगे? तो हमको वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हमको पता है, सिंपली ऐड नहीं करते हैं। इसको ऐड करने का होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। एडिशन जो है इसका एक दूसरे तरीके से होता है जो हम लोग अभी करेंगे, है ना। सिंपली सपोज कीजिए कोई आदमी 3 मीटर गया, 3 मीटर के बाद फिर किसी एंगल से 4 मीटर गया, तो क्या डिस्टेंस गया, तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर, वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में गया। लेकिन अगर वही डिस्प्लेसमेंट पूछेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए एक लॉ है जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए आपको दो वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी। हमको दोनों, मान लीजिए कोई फोर्स है और बी कोई फोर्स है, दोनों फोर्स है, ये F1 और F2 है, दोनों कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस कर रहा है किसी कारण से, दोनों फोर्स के कारण से, दोनों वेक्टर के कारण से। तो अगर इस दोनों फोर्स को रिप्लेस करके अगर हमको एक सिंगल फोर्स निकालना होगा, सिंगल फोर्स इस पर लगाएंगे, उतने ही एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा जो ये दोनों फोर्स लेकर के कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर। तो रूल ये है, इसको निकालने का हमारे पास दो रूल हैं। एक को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या हुआ? ट्रायंगल लॉ ये हुआ कि आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर्स है, और दोनों वेक्टर को मिला करके, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आपके पास 3 वेक्टर हो जाएगा, दो वेक्टर्स ए एंड बी, और तीसरा वेक्टर जो होगा, तीनों वेक्टर्स को मिला करके आपको एक ट्रायंगल बनाना है। उस ट्रायंगल का यूज करके जो है थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना, उसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। पैरेललोग्राम क्या होगा? वही कंसेप्ट होगा, दो वेक्टर है और एक रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट का यूज करके या दोनों वेक्टर का यूज करके आपको क्या करना है? एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल आपको मिलेगा, एक डायगोनल बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो आपको एक डायगोनल जो होगा वो एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन देगा, और सेकंड जो होगा डायगोनल होगा वो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देगा। तो अभी हमको जो है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स है वो निकालना है। हम लोग दो वेक्टर्स को जनरली ऐड करना है, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो अभी जो है हम लोग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये जो मेरा टॉपिक है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स और इसका जो रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर, हम सपोज करते हैं सी वेक्टर होगा, तो तीनों को मिला करके हमको एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल में से फिर सी वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। तो रूल ये है कि आप किसी दो वेक्टर में से किसी को फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए और उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो सपोज करते हैं ये मैंने ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो ये वेक्टर का हो गया आपका टेल, और ये वेक्टर का हो गया हेड। तो पहले वेक्टर जो ये फर्स्ट वेक्टर होगा, जिसको आप सिलेक्ट कर लिए वो फर्स्ट वेक्टर होगा, तो पहले वेक्टर का जो हेड है
उस पे दूसरे वेक्टर का टेल को, इस वेक्टर को उठा करके आप यहाँ डाल दीजिए। इस तरह से डालना है कि ये वेक्टर चेंज ना करे। तो पहले वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को मिला दीजिए। तो ये मैंने मिला दिया। इस तरह से मिलाना है कि वेक्टर का लेंथ और वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब ओवरऑल वेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा, तो अब देखिएगा ये वेक्टर हो गया आपका बी। अब आपके पास क्या बच गया, पहले वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर का आपको टेल मिल गया और दूसरे वेक्टर का आपको हेड में बच गया। तो इसे मिला दीजिए। इस तरह से मिलाइए कि पहले वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर का हेड की ओर डायरेक्शन हो। तो ये जो वेक्टर आपको मिलेगा, दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर मिलकर के जो काम कर रहा है, अकेला सी वेक्टर उतना ही काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होगा कि ए, कोई आदमी ए से यहाँ ए इस पॉइंट से इस पॉइंट गया और बी पॉइंट से फिर इस पॉइंट गया, तो दोनों मिलके ओवरऑल इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो सी वेक्टर जो होगा अकेला उतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, या फोर्स के टर्म, जिसके टर्म में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसको बोलते हैं सी वेक्टर इज द ए इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सिंपली ऐड नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, याद रखिएगा। ये सिंपली ऐड नहीं, कि ए प्लस बी से मैग्नीट्यूड ऐड नहीं करना है। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना होगा, बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना होगा, और फिर एक वेक्टर एडिशन करना होगा, जो हम लोग अभी देखेंगे। तो सी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा, ए का मैग्नीट्यूड ये हो, ये लेंथ ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लेंथ बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो लेंथ होगा ये सी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, सी लेंथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और पहले वेक्टर से जो, अगर ये सपोज करते हैं ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो अल्फा हो जाएगा, इसके डायरेक्शन को बताता है। और डायरेक्शन क्या होगा, पहले वेक्टर से जो एंगल बना रहा है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो रूल यही है, पहले वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, दूसरे वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को मिला दीजिए। तो जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर, जो टेल से हेड का जो डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ये लेंथ जो होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड को देगा। तो इतना करने के बाद हमारा फिजिक्स का काम खत्म हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ मैथमेटिक्स बचता है। अब हम मैथमेटिक्स पे आते हैं। अब ये भूल जाइए कि सब वेक्टर है, ए बी सी वेक्टर है। अब सिर्फ देखिए कि ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है और ये सी लेंथ है, और एक तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाया। तो हम क्या करते हैं, इस पे इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर इस पॉइंट को ओ मानते हैं, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो देखिएगा ये एंगल क्या होगा, तो एंगल गॉस देखिएगा, तो ये वेक्टर ये है, और इस वेक्टर को अगर उठा करके यहाँ, अगर हम इसको उठा लिए और यहाँ पर रख दिए, तो दोनों वेक्टर का टेल टेल मिल गया। और हमको पता है किसी वेक्टर को दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों वेक्टर को टेल टेल को मिला दीजिए या दोनों वेक्टर के हेड हेड को मिला दीजिए। तो जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, दो एंगल बनेगा, एक स्मॉलर एक बिगर। तो जो एंगल छोटा होगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। हमको पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 180, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मिला दिए, तो ये एंगल मान लिया कि थीटा जो हुआ ये दो वेक्टर के बीच का एंगल, यानी थीटा क्या हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। अब देखिए, अब फिजिक्स भूल गए, अब देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखिए ओ बी सी, हमको पता है एंगल बी इज इक्वल टू 90, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो डायगोनल फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमको देखिएगा ये थीटा, तो इसे, ये लेंथ बी है, ये लेंथ को बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ में, तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं, हमको ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू हमारा ये लेंथ और ये लेंथ, तो हो जाएगा ए, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और प्लस बी कॉस थीटा, प्लस बी कॉस थीटा। और ये लेंथ बी सी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का
होल स्क्वायर। तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस हो जाएगा ए प्लस बी का प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर और ये हमारा आ जाएगा ये टर्म देखिए, सॉरी ये आपका हो गया, ये आ जाएगा आपका बी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और OC इज नथिंग, OC जो है किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट अंडर। और यही फॉर्मूला जो है आपको जो रिजल्टेंट फैक्टर जो C है उसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये मैग्नीट्यूड को पता है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमको क्या करने का, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी हमारा आधा काम हुआ है, सिर्फ हाफ काम हुआ है। अभी हमको अल्फा भी निकालना है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा। वेक्टर्स के लिए हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो देखते हैं डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे। डायरेक्शन के लिए हम लोग फिर से फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OBC टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा में ये बेस BC बाय OB, तो BC हमारा हो जाएगा B साइन थीटा और डिवाइडेड बाय हमारा जो OB हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हमारा डायरेक्शन का वैल्यू होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। ये जो है हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया। तो हमको मैग्नीट्यूड भी निकल गया एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा हो गया, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ में डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हमारा जो एक वेक्टर है सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका डायरेक्शन ये। और ये डायरेक्शन अल्फा देखिएगा पहले वेक्टर के साथ लिया, क्योंकि किसी के साथ डायरेक्शन है तो किसी को तो बेस बनाना ही होगा। तो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो हम पहले वेक्टर को बेस बना दिए, उससे जो एंगल अल्फा हुआ वही हमारा पहले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आ गया। तो ये जो है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो इसको याद रखें, ये फॉर्मूला जो है आप जब तक फिजिक्स पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, चाहे फोर्स दो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट निकालना हो, दो वेलोसिटी है उसका रिजल्टेंट निकालना हो, दो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेलोसिटी निकालना हो, चाहे दो मोमेंटम हो, दो मैग्नेटिक फील्ड हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दो डाइपोल हो, फिजिक्स में कहीं पे भी जाइएगा जहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी होगा, कहीं पे भी, चाहे आप ISc में है, BSc में है, MSc में है, PhD भी कर रहे हैं, कहीं पे भी है, तो उसका रिजल्टेंट अगर निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला ही आपको काम आएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।